स्वैम्पिंग रजिस्टर का हम यूज डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्यों करते हैं और उसके यूज करने से हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे द इफेक्ट ऑफ स्वैम्पिंग रजिस्टर ऑन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो विदाउट द फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट का जो सर्किट है वो तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। ये सर्किट ऑलरेडी हम पिछले 2-3 लेक्चर से बार बार हम इसे बना रहे हैं, तो अब तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए, इसमें कुछ चेंजेस हैं। जब हम स्वैम्पिंग रजिस्टर की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया कि इस सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन किस तरीके से था, इन्होंने इस सर्किट को एमीटर के सीरीज में 2 रेजिस्टेंसेस अप्लाई कर दिए इस तरीके से, जिनका नाम दिया RE- एंड RE-। ये जो RE- रजिस्टर्स है जो कि एमीटर की सीरीज में अप्लाई किए गए हैं, इन्हीं को इन्होंने बोला स्वैम्पिंग रजिस्टर। अब बात ये करते हैं कि एक्चुअल में इस सर्किट का क्या एडवांटेज हुआ, क्यों हमने इनको ऐड किया। तो ऑब्वियसली पुराने सर्किट में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रही होगी। तो सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हमें प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी तो हमें समझ में आएगा कि ये सर्किट उस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। तो प्रॉब्लम के लिए मैं बात करूं तो डिफरेंशियल गेन हमें जनरली यही चाहिए होता है उस सर्किट का। तो डिफरेंशियल गेन अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बिफोर स्वैम्पिंग रजिस्टर हम लोगों ने कितना निकाला था, तो वो हमारे पास था -RC/RE या फिर -GM/RC, इस तरीके से था। तो मैं अगर यहां पर देखूं तो जो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो RE और RC पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं RE की वैल्यू की बात करूं तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स रेगुलरली अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा RE की जो वैल्यू होती है दैट इज BT/IE। और IE की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि इस सर्किट के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम IB को निग्लेजिबल मानते हैं। तो अगर IB निग्लेजिबल है तो उस केस में IE और IC दोनों इक्वल होती है, क्योंकि बीटा जो IB जो होता है वो बहुत ही कम होता है। और आप जानते हैं कि जो IE का फॉर्मूला होता है दैट इज IC+IB। अगर IB आपकी निग्लेजिबल होगी या मिनिमम होगी तो IE और IC दोनों ही इक्वल होती हैं। और IB निग्लेजिबल किसके लिए होती है, फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ बीटा। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्यों IB को निगलेक्ट कर देते हैं जब बीटा लार्ज होता है। तो RE जो होता है वो बेसिकली IC पर डिपेंड करता है। अगर मैं IC की बात करूं तो IC BGT के केस में ये इक्वेशन आपने ट्रांजिस्टर में पढ़ा होगा दैट इज IC = β IB + 1 + β ICO। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि जो ICO है वो किस पे स्ट्रांगली डिपेंड कर रही है, IC, यानी कि IC ICO का पार्ट है, उस पर डिपेंड कर रही है। और ICO क्या होता है, ICO जो है ये आपकी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ICO बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर पर IC डिपेंड कर रही है और IC पर RE डिपेंड कर रहा है और RE पर आपका गेन डिपेंड कर रहा है। तो ओवरऑल जो गेन है आपका वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। मैं चाहता हूं कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव ना हो, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने पर आपका गेन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक तरीके का ड्रॉबैक है। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने स्वैम्पिंग रजिस्टर्स का यूज किया। अब ये देखना है कि स्वैम्पिंग रजिस्टर इस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी तरीके से RE का इफेक्ट, इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, अगर किसी भी तरीके से हम RE के इफेक्ट को कम कर दें, इसे निगलेक्ट कर दें, तो हम इस प्रॉब्लम से, ये जो प्रॉब्लम है टेम्परेचर इफेक्ट वाली, इससे हम बच सकते हैं। तो इस स्वैम्पिंग रजिस्टर को यूज करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब देखेंगे कि ये किस तरीके से रिजॉल्व कर रहा है आपके डिफरेंशियल गेन को। तो पहले आपका डिफरेंशियल गेन कितना था, तो पहले आपका डिफरेंशियल गेन इतना था। अब देखेंगे जब स्वैम्पिंग रजिस्टर आप यूज कर लेंगे तब आपका डिफरेंशियल गेन कितना आएगा। तो डिफरेंशियल गेन तो ऑलरेडी आपको पहले से ही कैलकुलेट करना आता है, बस देखेंगे कि RE- का जो इफेक्ट है वो क्या पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जो यहाँ करंट होती है दैट इज 2IE = ये तो 0 होती है, ये RE वैल्यू का है, तो इसका इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर हम AC एनालिसिस करेंगे तो ये ग्राउंड हो जाएगा, ये भी ग्राउंड हो जाएगा। तो ये RE- है, ये बेसिकली किससे कनेक्टेड होगा, ये अब ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किटेड। तो अब इसका हम H पैरामीटर मॉडल बनाते हैं और देन हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो ये इसका एच पैरामीटर मॉडल है। देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या है। ये पूरा सर्किट तो ऑलरेडी आपको पहले से ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखने वाली बस बात ये है कि जब आप इस सर्किट के लिए आपने बनाया, क्योंकि ये कैसा सर्किट है, ये मिरर इमेज्ड सर्किट है, बैलेंस्ड सर्किट है, तो हम सिंगल ट्रांजिस्टर के लिए बनाते हैं। तो देखिएगा आर ई डैश ये एमीटर पे लगा हुआ है, तो वो किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। तो बस एमीटर जंक्शन पे हमने आर ई डैश को बस यहाँ पर लगा दिया, बाकी पूरा सर्किट सेम है। और तो ये जो टोटल आई ई करंट है ये कितना होगा, ये होगा 1 प्लस एच एफ ई एंड ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड विद आई वी। तो ये कहां से होगा, एच एफ ई आई वी करंट ये आ रही है प्लस आई वी करंट ये आ रही है, तो इन दोनों का एडिशन ये होगा। कुछ स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 टाइम्स आ रही, ध्यान रखिएगा वो 2 टाइम्स आ रही ये था यहां पर वोल्टेज, लेकिन डिफरेंशियल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी 0 है। तो अब ये जो है ये एक्स्ट्रा एमीटर रेजिस्टेंस जो आपने लगाया है स्वैम्पिंग रजिस्टर, ये उसका है। तो उस केस से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो ये होपफुली अब आपको क्लियर होगा। तो अब इसको सॉल्व इजीली किया जा सकता है। आप यहां पे क्या करें, ये अप्लाई करें और ये अप्लाई करें, तो AD आपका कितना होता है, AD जो होता है दैट इज 2V01 डिवाइडेड बाय BS। तो B01 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस HFE IV इंटू RC। IV की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा। IV इज इक्वल टू दिस इज BS डिवाइडेड बाई 2। तो BS बाई 2 होगा, तो मैंने ऑलरेडी 2 पहले से लिख लिया है। इस सेक्शन में अगर आप लगाएंगे तो देखेंगे यहां से ग्राउंड और यहां से, तो एक वोल्टेज है, टोटल कितनी है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं। तो IB की जो वैल्यू होगी वो होगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये तीनों रेजिस्टेंसेस, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंसेस किसमें, सीरीज में, तो तीनों ही ऐड हो जाएंगी। तो इसे मैं लिख सकता हूं RS प्लस HIE, ये हो गया। और इसे मैं लिख सकता हूं प्लस, देखिएगा IB जब कॉमन आ जाएगा ऑलरेडी उधर से, तो ये बनेगा 1 प्लस HFE और RE डैश। तो ये फाइनली आपको IV की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, तो इसे पुट कर देंगे, तो ये बनेगा B01 माइनस HFE RC मल्टीप्लाइड विद BS डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा RS प्लस HIE प्लस 1 प्लस HFE RE डैश। तो ये फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा। देखिएगा यहां से अगर देखेंगे तो BS और 2, ये हमें से जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो करनी है 2V01 डिवाइडेड बाय BS। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस HFE RC डिवाइडेड बाय RS प्लस HIE प्लस 1 प्लस HFE RE डैश। So this is the final expression of voltage gain। अगर आप चाहें इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये स्वैम्पिंग रेजिस्टर का आप AD डैश लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है फाइनल वोल्टेज आ गया, वोल्टेज गेन स्वैम्पिंग रेजिस्टर यूज करने के बाद आपका डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट का। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लेते हैं जैसे कि हम प्रीवियसली करते हुए आए हैं। ओके, तो इसे बहुत हम इजीली मॉडिफाइड कर सकते हैं। ये H पैरामीटर के फॉर्म में है, अगर हम इसे RE मॉडल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बीटा RC। देखिएगा RS की मैं बात करूं तो RS मिनिमम होता है, तो मैं इसे निगलेक्ट कर सकता हूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं HIE 1 प्लस HFE दैट इज 1 प्लस बीटा। तो 1 प्लस बीटा को हम डायरेक्टली बीटा भी लिख सकते हैं, दैट इज RE डैश। ये फाइनली अब आपके पास आ गया। HIE की बात करें तो HIE को हम RE मॉडल में R पाई लिखते हैं, तो हम डायरेक्टली R पाई लिख लेंगे। तो ये एक मॉडिफाइड फॉर्म आ गई आपके डिफरेंशियल गेन की इन केस ऑफ स्वैम्पिंग रेजिस्टर। तो इसे थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसे RE की फॉर्म में लिखूं तो आपको पता है GM की जो वैल्यू होती है दैट इज बीटा बाय R पाई और इक्वल टू 1 बाय RE। अगर मैं R पाई को यहां से रिप्लेस करूं, R पाई को यहां से देखूं तो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज बीटा RE। इस वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में रखें दैट इज बीटा RC, R पाई की जो वैल्यू दैट इज बीटा RE प्लस बीटा RE डैश। अगर आप इसे देखें बीटा एल कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज माइनस RC बाय RE प्लस RE डैश। तो दिस इज द फाइनल वोल्टेज गेन ऑफ माइनस RC बाय RE प्लस RE डैश। ये आपके पास जो वोल्टेज गेन है वो आ गया आफ्टर यूजिंग स्वैम्पिंग रेजिस्टर। तो ओके, तो दिस इज द फाइनल गेन ऑफ डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर आफ्टर यूजिंग द स्वैम्पिंग रेजिस्टर। तो ये जो गेन है ये आपका RE पे डिपेंड नहीं करे या फिर
कम डिपेंड करे। रीजन यही क्योंकि RE जो होता है वो IC पे डिपेंड करता है और IC आपकी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। तो ऑब्वियसली अगर वो टेम्परेचर सेंसिटिव है तो उससे गेन चेंज हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है ये RE वैल्यू पे कम से कम डिपेंड करे। तो उसके लिए देखिएगा स्वैम्पिंग रेजिस्टर इसके एडिशन में आ रहा है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो RE डैश है ये लार्ज वैल्यू का बेसिकली हम लेते हैं। अगर ये लार्ज वैल्यू का होगा तो ये जो ओवरऑल इफेक्ट है RE का, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा लार्ज होगी RE का इफेक्ट उतना ही कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वैम्पिंग रेजिस्टर RE के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देता है, जिससे कि हम गेन जो है इस गेन को हम टेम्परेचर इनसेंसिटिव बना सके। तो ये बेसिकली एक एडवांटेज है आपका स्वैम्पिंग रेजिस्टर को यूज करने का। और भी एक दो एडवांटेजेस हैं जिनके बारे में हम अभी बात करते हैं। देखिए दूसरा एडवांटेज स्वैम्पिंग रेजिस्टर को यूज करने से क्या हुआ, अगर मैं इसका इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करूं तो देखिएगा इनपुट रेजिस्टेंस जब स्वैम्पिंग रेजिस्टर यूज नहीं करते थे तब कितना आता था, तो जो RI की वैल्यू उस केस में थी दैट इज 2 बीटा RE, ये वैल्यू आपको मिलती थी। अब देखते हैं कि वही वैल्यू आपको कितनी मिलेगी। तो देखिएगा सिंपल सा है, RI जो होता है वो आपका होता है BS/IS या IV। यहाँ पे हमने IV ली है तो IV लिख सकते हैं, दिस वोल्टेज VS डिवाइडेड बाई V। तो हम इसमें जब KVL लगाएंगे तो देखिएगा सिंपल सा, यहाँ पर जो IV की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, IV की वैल्यू हमने देखा दैट इज VS डिवाइडेड बाय 2 और RS प्लस HIE प्लस 1 प्लस बीटा RE डैश, ये बेसिकली हुआ। तो यहाँ से BS बाई IV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BS डिवाइडेड बाय IV, इसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स, देखिएगा RS है, RS को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो नेग्लिजिबल HIE हमारा होगा R पाई प्लस 1 प्लस बीटा को हम बीटा लिख लेते हैं दैट इज RE डैश। तो 2 टाइम्स R पाई की अगर मैं बात करूं तो R पाई की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज GM बीटा बाय R पाई इज इक्वल टू 1 बाय RE। तो R पाई की जो वैल्यू है दैट इज बीटा RE। तो दिस इज बीटा RE प्लस बीटा RE डैश। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स बीटा कॉमन और ये बनेगा RE प्लस RE डैश। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ RI। तो इस इक्वेशन से अगर देखें तो RE डैश R प्लस RE, तो ऑब्वियसली जो RE रेजिस्टेंसेस था वो किसके साथ ऐड हो गया और यही हो रहा था डिफरेंशियल गेन में। तो ये भी कह सकते हैं कि याद रखने के लिए आप क्या करें, जब भी स्वैम्पिंग रेजिस्टर एमीटर में ऐड हो, अगर आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन अगर भूल भी जाते हैं तो आपको आंसर जरूर ध्यान रहेगा इसका फॉर्मूला फाइनल। आप जो भी डिफरेंशियल गेन का फॉर्मूला RE की फॉर्म में है, जब RE डैश जब स्वैम्पिंग रेजिस्टर की बात करेंगे तो वो उसमें डायरेक्टली ऐड कर दें, दैट्स इट, फॉर्मूला आपका रेडी है। तो देख रहे हैं ये इंक्रीज हो गया, तो दैट मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू जो डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट का डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जब हम स्वैम्पिंग रेजिस्टर यूज नहीं कर रहे थे उस टाइम से इंक्रीज हो गई है। तो लोडिंग इफेक्ट को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंसेस को इंक्रीज करते हैं। तो तीसरा जो एडवांटेज है वो हम कह सकते हैं कि इस सर्किट की जो लीनियर रेंज होती है वो ठीक होती है एज कंपेयर टू द डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर विदाउट यूजिंग द स्वैम्पिंग रेजिस्टर। तो लीनियरिटी रेंज क्या होती है कि जिस तरीके से हम इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं उसी रेशियो में हमारा आउटपुट इंक्रीज करें। तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस थे आपके स्वैम्पिंग रेजिस्टर के यूज करने के। तो होप क्लियरली आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्वैम्पिंग रेजिस्टर हम क्यों यूज करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन।